प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। उस ऑपरेशन की मैं खुद लीड कर रही थी। जब ऑपरेशन पहुंचे जहां घर था, तो उस घर के आगे पीछे जब हमने कॉर्डन किया तो मिलिटेंट्स को किसी सिविलियन ने इन्फॉर्म कर दिया पहले ही कि फौज आ गई है। एक ही लाइन में कोई कॉक नहीं करेगा राइफल को, कोई ऑर्डर के बगैर फायर नहीं करेगा, तो एक लाइन में सीधा शुरू कर दो चलना, कोई बात नहीं करेगा रास्ते में। रेडी, ओके। दिन का टाइम था, तो जब मिलिटेंट्स को पता लग गया तो उन्होंने वो भागने की कोशिश की। एक्चुअली हम आगे थे, हमने जो ही उन लोगों को हटाने की कोशिश की, सिविलियंस को जो अंदर थे, तो इतनी देर में क्या हुआ कि उनको हटाने के चक्कर में वो मिलिटेंट्स भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई 12-13 के दरमियान थे वो, तो जब उन्होंने भागना शुरू कर दिया, हम फायर खोल सकते थे उस वक्त, हमने फायर नहीं खोला, क्योंकि अगर उनको फायर खोलते हैं तो सिविलियन मर जाएंगे, तो फायर हमने नहीं खोला तब तक। शाहिदा परवीन कश्मीरियों की पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ने की चाहत की नुमाइंदगी करती हैं, और यही जज्बा इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तानी आतंकवाद जम्मू कश्मीर की भूमि से बहुत जल्दी खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन आतंकवाद की इस लड़ाई में हम पाकिस्तानियों की तरह निहत्थों पर वार नहीं करते। और जैसा कि शाहिदा जी ने कहा कि उन्होंने गोली तब तक नहीं चलाई जब तक उन्हें अंदेशा था कि ये गोली किसी सिविलियन को ना लग जाए। लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठिए जब भी आर्मी या पुलिस के घेरे में आते हैं तो किसी आम नागरिक को ह्यूमन शील्ड बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बुजदिली के बावजूद भी वे बच नहीं पाते, जैसा कि उन 3 घुसपैठियों के साथ हुआ जो कि कर्नल निरेश राठौर की टुकड़ी से बच नहीं पाए। यह एनकाउंटर राजौरी के पास कालाकोट जिले में हुआ, और समझा जाता है कि ये तीनों वो आतंकवादी थे जिन्होंने एक बारात के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह हादसा जो शादी की शहनाई को मौत और दहशत की चीखों में बदल गया, बलजराला कांड कहलाता है। इसके बारे में हमें सुबह खबर मिली थी, तकरीबन कोई 7:30 बजे के करीब। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो एक अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए, ताकि आपको टाइम से खबर मिल सके और आप उसके ऊपर टाइम से ऑपरेशन को लॉन्च कर सकें। हमें तकरीबन सुबह 7:30 बजे के करीब खबर मिली, और उसके बाद में जो है कैप्टन जो चौधरी जिनको ये खबर मिली, उन्होंने वो उस इलाके को पहले कॉर्डन कर दिया, और उसके बाद में जो एनकाउंटर है वो शुरू हो गया तकरीबन कोई 8 बजे।
जो पहला मिलिटेंट था वो तकरीबन कोई 9 या 9 सवा 9 के करीब में मार गिराया गया। दूसरा जो मिलिटेंट था वो तकरीबन कोई पौने 10 बजे 9:45 के करीब जो उसको मार के गिराया गया। और जो तीसरा मिलिटेंट था वो उसने हमारा सारा दिन बर्बाद किया। तकरीबन दोपहर के बाद 3 साढ़े 3 बजे के बाद उसको हमने मार गिराया। जब मैंने देखा कि ये सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है तो फिर मैं खुद अपनी एक कॉलम को लेकर के उस इलाके में गया और फिर मैंने वो पूरा ऑपरेशन वहाँ पर ऑन ग्राउंड जाकर के कंडक्ट कराया और हमने फिर ये कामयाबी हासिल की और तकरीबन 3:30 बजे उस मिलिटेंट को हमने मार गिराया। सरहद का ये इलाका पुंछ अपने भीतर एक बेहद पुरानी और शानदार तहजीब समेटे हुए है। किसी जमाने में पुंछ एक आजाद रियासत थी। यहां महाराजा की हुकूमत हुआ करती थी जिनका नाम महाराजा बलदेव सिंह था। रियाया की तरक्की और हिफाजत का माकूल इंतजाम था। आज भी हिंदू और मुसलमान यहां एक दूसरे की बाजुओं की तरह हैं। एक दूसरे की मदद और हिफाजत अपना फर्ज समझते हैं। दोनों मजहब के लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। यहां का इतिहास हजारों साल पुराना है। पुंछ की संस्कृति हालांकि कश्मीरी संस्कृति से जमीनी तौर पर जुड़ी है, पर जबान और रहन सहन में फर्क है। महाराजा बलदेव सिंह ने इस इलाके में कई सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण भी करवाया था। इन इमारतों में शीश महल, पुंछ का किला, हाथी दरवाजा इत्यादि ऐतिहासिक अहमियत रखते हैं। यही वो रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर पुंछ, राजौरी, मेंढर, अखनूर, कुपवाड़ा, उड़ी और करगिल जैसे इलाके आते हैं और पाकिस्तान के सिरफिरे फौजियों की गोलाबारी का निशाना यही इलाके सबसे ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जैसे सरहदी इलाके आजकल पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। ये शुरू होता है साल 96 के अक्टूबर से। साल 96 के अक्टूबर से मिलिटेंट्स और उनके जो मेंटर्स हैं यानी कि ISI, उनको ये लगा कि वैली में आर्मी का काफ़ी प्रेशर है, फोर्सेस का काफ़ी प्रेशर है, लोगों का रुझान मिलिटेंसी की तरफ से कम होता जा रहा है। तो अब उनको ये लगा कि जब वैली में रुझान कम हो रहा है, फोर्सेस का प्रेशर हो रहा है, तो नया एरिया उन्होंने सोचा कि इफेक्ट किया जाए, तो राजौरी पुंछ बिकेम एन ऑब्वियस चॉइस। नाउ जोर पकड़ने की वजह यह है कि वैली में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म होने तक का हद तक आई है और लोगों ने तंग आ गए हैं वैली में।
और जब वहाँ पे ख़त्म होने लगे हैं तो आईएसआई ने क्या किया, ये जो ज़िले जो है राजौरी पुंछ, इस ज़िले में इसको इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो यूथ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ, इन लोगों को मोटिवेट करके पार ले गए हैं पाकिस्तान में और वहाँ से उनको ट्रेन करके इधर लाए हैं ऑपरेट करने के लिए। मैक्सिमम जो मिलिटेंट्स यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं ज़िले के अंदर, वो लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या जिसको हम ये पाक कहते हैं, या पाकिस्तान प्रॉपर हो। उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारे एलसी के साथ साथ हैं। जैसे उसमें आपका कोटली है, बाग है, तहसील पलंदरी है, हवेली तहसील के कुछ ज़िले इलाके पड़ते हैं, उसमें ये लोग ज़्यादा हैं। और इसमें जो ज़्यादातर जो लोग कार फरमा हैं वो हमारे मेहरबान जमात इस्लामी वाले और वो लोग हैं जो इनको फाइनेंसेस, फंड्स, मोटिवेशन सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज़ें, जिसकी वजह से इन मुहाजिरों को जो लोग पार जाके बसे हुए हैं वो लोग मिलिटेंट्स बना के यहाँ भेज रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल डेफ्ट एरियाज जो थन्ना मंडी, दरहाल और काफ़ी इनहॉस्पिटेबल एरियाज हैं, उन एरियाज में मिलिटेंसी का ज़्यादा प्रभाव है। इस इलाके में तकरीबन 21 जो सिविलियंस थे उनकी मिलिटेंट्स ने हत्या कर दी। और ये सब जानते हैं कि ये जो हत्या की गई थी इसके पीछे आईएसआई का हाथ था, जो कि ये नहीं चाहते थे कि इस इलाके में जो माहौल है जो कि ठीक हो रहा था वो ठीक हो। सन 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने इस इलाके को पूरे 1 साल तक घेरे रखा था। हालात बेहद नाजुक थे। मामूली मजहबी फसादात भयानक खूनी दंगों की शक्ल इख्तियार कर सकते थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुओं मुसलमानों ने अपने भाईचारे पर आंच नहीं आने दी और इंसानियत को मरने से बचाए रखा। आज भी यही जज्बा जिंदा है। वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो समझते हैं कि इसको अब लास्ट पे किया जाए और उनका मकसद यही है कि जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन को कैमलाइज किया जाए। और 99% वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, राजौरी पुंछ में हिंदू लोग भी हैं, तो वहाँ अब वो उन्होंने शुरू किया है हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को भी वो कभी कभी मार देते हैं कि ये मुखबर है जी हिंदुस्तान का, जिनको मारना होता है, और हिंदूज को वो जानबूझ के, तो उस तरह से वो सब ये उनका है कि सिचुएशन को कैमलाइज किया जाए। यहाँ के लोगों को जिस तरह कि मैंने कहा कि एक ऐसे पस मंज़र से वो गुजरे हैं, इतने कठिन हालात से वो गुजरे हैं कि अब उनकी प्रायोरिटी लाजमी तौर पर अमन है, आपसी भाईचारा है, वो तरक्की करना चाहते हैं। तो उधर से आते हैं, जब इधर आते हैं तो निहत्थे लोगों को वो मारते हैं आके। उनके सामने ना तो कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, वो तो एक उनकी पॉलिसी होगी, कोई जो भी होगी उनकी, वो तो वो ही जानते हैं, लेकिन वो लोगों को तो मार रहे हैं। 47 के बाद यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी कौम का आदमी है, बहुत प्यार और प्रेम और अच्छे ढंग से हम लोग रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ जाना, शादी में, गमी में बैठना, अच्छे ढंग से रहना, कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है कि यहाँ कोई उंगली नहीं लगा सकता कि ये कौन है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, कोई उंगली नहीं लगा सकता। ये हमारा अपना प्यार है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हमारा अपना है। भाईचारा जो मैंने यहाँ देखा है, ये नई चीज़ देखी है। अगर एक हिंदू की डेथ हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि हिंदू से ज़्यादा मुसलमान वहाँ शमशान घाट में होते हैं। अगर मुस्लिम की होती है तो ये सरदार, जितने सरदार हैं हिंदू मुस्लिम हैं, तो भाईचारा ये अलग तरीके का है, बहुत पक्का है और दिली है। मैं ये समझता हूँ कि पुंछ की तारीख में भाईचारा हमें विरासत में मिला है और इक्का दुक्का कोई फर्द हो जो अपनी नाअक्बत अंदेशी से कोई ख्वाब देख रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, वरना यहाँ भाईचारा था, है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रहेगा। हमने कई दफ़ा मजमू के अंदर ये बात कही कि भाईचारा सबसे बड़ा सरमाया है
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने फरमाया था कि अगर आसमान से फरिश्ता उतरकर कुतुब मीनार की चोटी पर आकर आवाज़ लगाए, अबुल कलाम आज़ादी ले लो, भाईचारे की बात करना छोड़ दो, तो मैं जवाब में ये कहूँगा कि मैं आज़ादी को कुर्बान कर सकता हूँ, भाईचारे की बात करना नहीं छोड़ सकता। हिंदुस्तान आज़ाद न हुआ तो एक मुल्क का नुकसान होगा, भाईचारा ख़त्म हो गया तो इंसानियत का नुकसान होगा। आज भी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान साथ साथ हैं। उनके रिश्तों में मजबूती है और व्यवहारों में खुशबू। लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर के इस भाईचारे की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद गिलानी, जो जम्मू कश्मीर को आज भी विवादग्रस्त इलाका मानते हैं, इस भाईचारे के दायरे से बाहर हैं। ये कट्टरपंथी इस्लाम के नुमाइंदे हैं। ऐसे लोगों को देख एक सवाल बार बार जहन में उठ खड़ा होता है कि कश्मीर में आतंकवाद के कारण एक आम कश्मीरी ही क्यों कुर्बान होता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ खित्ता है। ये ना तो अभी फाइनली हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है और ना पाकिस्तान का। सईद अली गिलानी का कोई बेटा क्यों नहीं है मिलिटेंट? मनी लोन का बेटा क्यों नहीं है मिलिटेंट? मैंने कई बार सईद अली गिलानी से, जहां भी जिस जगह भी मुझसे मुमकिन हो सका, मैंने पूछा उससे, वो कोई जवाब नहीं दे सका। इसका साफ मतलब है कि ये लोग सिर्फ पैसा जमा करने के लिए बदेशी मुल्कों की साजिश, वो जो बदेशी थानेदार जो हैं हमारे, उनकी साजिश की वजह से इन्होंने क्या किया कि पैसा जमा करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए अपना घर बनाया और मरवाए गए कश्मीरी मुसलमान लड़के, बर्बाद हुई कश्मीर की ख़वातीन, उजड़े कश्मीर के क्या कहते हैं हमारे आस्थान, बर्बाद हुई हमारी ईदगाहें। इनका क्या किया? ये तो वैसे के वैसे हैं, इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं अपने लिए और हुर्रियत के दावेदार बन के कश्मीरियों के दावेदार बन रहे हैं। जिन लीडरों ने जहाद का नारा दिया, निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा दिया, तो हमने ये सोचा उन लीडरों के फैमिलीज़ का कोई किसी ने भी ये मूवमेंट ज्वाइन नहीं की प्रैक्टिकली। हम भाषण देते रहे, मसलन सईद अली शाह गिलानी, मौलवी फारूक, प्रोफेसर गनी लोन, यही बड़े बड़े लीडर थे। तो इन सबों ने अपने फैमिलीज में से किसी को मूवमेंट में डाला ही नहीं, किसी के कंधे पर गन रखा ही नहीं, बल्कि हमारे कंधों पर गन रखकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये जखीरा पाकिस्तानी आतंकवादियों से वक्त वक्त पर पकड़े गए हथियारों का है। इनमें AK-56, AK-47 और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार शामिल हैं। इस तरह के 10 गोदाम सिर्फ कश्मीर में ही हैं, जिनसे फौज के एक पूरी डिवीजन को लैस किया जा सकता है। ये आपने सारे जो वेपन्स देखे, मैक्सिमम ये AK-47, AK-56 सीरीज है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आजकल हाल में ये AK-74 सीरीज, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ AK सीरीज, आई मीन क्लाशनिकोव राइफल्स की AK-74 सीरीज फिटेड विथ मजल रिटार्डर, ये इस्तेमाल में ला रहे हैं। हमारा एक ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन हुआ हमारा BSF के साथ तत्ता पानी में जट्टा माला के जगह पर। वहाँ पर 2 मिलिटेंट मरे और 1 जख्मी हो गया वहाँ। तो हमें वहाँ से एक राइफल मिली, 5 हैंड ग्रेनेड्स और 15,000 कैश था, इंडियन करेंसी।
जितना उड़ाएगा उतनी ऊपर तक उड़ सकता है। 2-3 घंटे तक कंटिन्यूसली उड़ सकता है ये। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर पे चल सकता है ये। अच्छा, ये साइट रॉकेट लॉन्चर है, ये चाइना का बना हुआ है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 गज। ये रॉकेट है जो कि पीछे का जो पोर्शन है इसमें बूस्टर फिट हो जाता है। बूस्टर यानी आप समझ ही रहे हैं, बूस्टर जिससे कि इसको दूरी ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है। और इसकी मारक क्षमता बताने के लिए मैं बतलाना चाहता हूँ आपको कि ये 22 मिलीमीटर की जो लोहे की परत है या स्टील का जो परत है उसको ये फाड़ करके निकल सकती है। दिस इज सो लिथल। ये है एंटी पर्सनल माइंस, ये हमारी टीम ने जो है दहाड़ एरिया से रिकवर किए हैं। जेंटलमैन, ये जो आप रिवॉल्वर्स देख रहे हैं ये सारी दारा आदम खेल की बनी हुई रिवॉल्वर्स हैं और ये उतनी ही इफेक्टिव है जैसे कि बिल्कुल ये कॉपी में जैसे कि बाहर की बनी हुई रिवॉल्वर्स लाइक वेबले स्कॉट जो भी है। ये सोलर प्रोपेल्ड मिसाइल है विच इज़ जिसका दूसरा नाम अनगाइडेड मिसाइल भी है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी आदमी को बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हाई-राइज बिल्डिंग के ऊपर में इसको लगा दिया जाता है या बड़े बड़े दरख्तों के साथ में इसको बांध दिया जाता है एक पर्टिकुलर एलिवेशन और डायरेक्शन या एंगल देने के बाद में। हथियारों के साथ ही आतंकवादियों से काफी मात्रा में प्रचार सामग्री भी पकड़ी गई है। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें भारतीय फौज और पुलिस ने पकड़ा है। इनमें ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र और अफगानिस्तान के हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने बाकायदा ट्रेनिंग देकर भारत में दहशत फैलाने के लिए भेजा था। हमने जिनीवा कन्वेंशन के अनुसार इन आतंकवादियों को रखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने करगिल में हमारे फौजी भाइयों के साथ जो घिनौना सुलूक किया वो बहुत ही शर्मनाक है। कश्मीर को बर्बाद करने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1990 के बाद से उसने तरह तरह के आतंकवादी गुटों को कश्मीर में पैदा किया। शुरू में पाकिस्तान ने कश्मीरियों को आतंकवाद के लिए तैयार किया था, लेकिन जैसे जैसे ये कश्मीरी पाकिस्तान की करतूतों को समझने लगे, इन्होंने आतंकवाद को नकारना शुरू कर दिया। तबाही का माहौल शुरू हुआ है। पहले हमें देखने जो हमारा दुश्मन है उसका मकसद क्या है। मकसद सबसे जो बड़ा मकसद उनके पास है वो हमारी रियासत के अंदर जो हमारी सियासत का, माशरत का, माशरे का जिंदा रहने का एक मखसूस तरीका था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भाईचारा था जिसको हम उर्फ आम में सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, उसको तबाह करना था। बाहर से आके कोई आप पे कोई एजेंडा ठोसता है कि आप नहीं, आपके लिए ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये सही है, तो उसे हम तशद्दुद ही कहेंगे, उसे हम वायलेंस ही कहेंगे। पिछले 10 साल जो थे मिलिटेंसी के, उनमें कश्मीर में काफ़ी दफाई हुई है। काफ़ी हमारे भाई मारे गए, हमारी बहनें मारी गई, हमारे बच्चे मारे गए, हमारे बुजुर्ग मारे गए, और डेवलपमेंट्स का जितना भी था उसका पूरा वो ख़त्म हो गया। पुलिस जलाए गए, ब्रिजेस, ये स्कूल बिल्डिंग जलाए, गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाए गए, पूरा मतलब वीरानी ही वीरानी हर तरफ दिखाई दी। नकल की जो बिदत है स्कूलों में वो फैलाई गई। ये एक साजिश थी
कश्मीरी लोगों को और कश्मीरियत को फना करने के लिए, दफनाने के लिए। नो मतलब जो मे कर काम तम मे कर जुल्मी काम कंस मुतलिक मे कर नीकी काम हर कंस पे तो नीकी काम पे आओ मे पे जुल्म बतलाने। और उस तबाही के साथ साथ उन्होंने अपने तबाही के हथियारों को वसअत देकर जो कुछ हमने सदियों से यहाँ तैयार किया था वो सारा निज़ाम बिगाड़ दिया। पुल जला दिए, स्कूल जला दिए, अस्पताल जला दिए, हर किस्म की सहूलियत जो आवाम को थी उनको तबाह किया।